फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। तो आज का जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कौन कौन सी गतियाँ करती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो अर्थ जो है वो हमारे सौर मंडल में से एक ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का वीडियो अभी इसके बाद में जस्ट अपलोड होगा। ठीक है, तो अभी आज का जो वीडियो है वो है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, तो जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं, तो इसीलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पृथ्वी देखिए सामान्यतः दो प्रकार की गति करती है। कितनी? दो प्रकार की गति करती है। तो एक तो पहली गति जो होती है फ्रेंड्स वो होती है घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इसकी और भी नाम है, अभी जब डिटेल में बताएंगे तब हम इसके नाम और भी बताएंगे। और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ठीक है। तो दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण गति। एक है घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। ये जो दो गतियां पृथ्वी सामान्य रूप से करती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे घूर्णन गति की। किसकी? घूर्णन गति की हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। तो घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति के विषय में और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम आपके क्लियर कर देंगे। तो घूर्णन गति को फ्रेंड्स और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। और दैनिक गति इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दिन और रात होने के लिए कौन सी गति जरूरी है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति जरूरी है। अगर दिन रात हो रहे हैं तो इसके लिए पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि घूर्णन गति जिम्मेदार है। ठीक है, तो दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि घूर्णन गति, घूर्णन पृथ्वी का एक घूर्णन करने में कितना समय लेता है? तो एक दिन और प्लस एक रात। पृथ्वी को एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? एक दिन और एक रात, यानी कि 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, यानी कि टोटल कितना हो गया? 24 आवर। तो घूर्णन गति जो है वो एक दिन और एक रात में पृथ्वी अपना एक घूर्णन गति करती है। तो इसी को हम घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल। तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? 24 आवर होता है। 24 आवर या 24 घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमती है। घूर्णन गति क्या होती है? जो पृथ्वी है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर अपने ही अक्ष पर घूम रहा है इस प्रकार। तो इसका जो मार्कर की घूर्णन गति क्या होगी? अपने ही अक्ष पर एक चक्कर मान लीजिए इसने 24 घंटे में पूरा किया, अपने अक्ष पर घूमी और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा किया। उसी प्रकार अर्थ है अपने ही अक्ष पर यूं घूमती है कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसी को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। और इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। एक और चीज, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आइए अब आगे बात करते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण गति। तो इसमें एक चीज जरूरी थी याद रखना कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। अब हम बात करेंगे परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, तो इसलिए इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में इससे संबंधित और भी चीजें वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, परिक्रमण गति जो होती है, सबसे पहले हम एक सन बनाएंगे। ये क्या है? सन है, और इसके इधर पृथ्वी है और इसके इधर पृथ्वी है।
ये क्या है, अर्थ है, ये भी अर्थ है। जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, ठीक है, और सूर्य एक तारा है। हमारा जो सौर मंडल है उसका जो मुखिया कौन है, सूर्य है, और उसी में से एक सदस्य कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है, और कुछ यूं इस तरीके से लगा रही है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है। चलिए अब हम बातचीत करेंगे परिक्रमण गति। पृथ्वी अपना एक परिक्रमण यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर सूरज का कितने समय में लगाती है। पृथ्वी द्वारा यहां से पृथ्वी चली और पुनः पृथ्वी यहां पर आ गई तो कितने समय में ये एक चक्कर सूरज का लगा लेगी। तो फ्रेंड्स कितना इसका टाइम होता है, 365 डे और 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर्स में पृथ्वी अपना एक चक्कर सूरज का पूरा करती है। यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण काल अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 365 दिन। 365 दिन। आइए अब एक और चीज यहां पर समझते हैं। 365 दिन, कभी कभी आपने सुना होगा 366 दिन हो जाते हैं। 366 दिन कैसे हो जाते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए 365 दिन तो है पहले से ही, अब इसमें जो 6 घंटा एक्स्ट्रा है, इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर में 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में भी 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, इसी प्रकार चौथे वर्ष में भी 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गए। तो यहां तक समझ में आया, ये एक्स्ट्रा हो गए, इनको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 24 आवर हो जाता है। ये 24 आवर का एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, और वही एक दिन अगले वर्ष में, इस वर्ष में यहाँ पे 365 दिन में जुड़ जाता है, तो 366 दिन हो जाता है। दोस्तों 366 जो दिन हो जाता है उसी को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया है। और ये जो जब 366 दिन हो जाता है तो 24, ये जो 24 घंटा है ये एक दिन होता है, और ये एक दिन 365 दिन में जुड़ जाता है, और तो 366 दिन कुल हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो 24 घंटा है ये एक दिन बनता है, 21 मंथ में ऐड होता है, तो ये फरवरी माह में ऐड हो जाता है। फरवरी वैसे 28 दिन की होती है, लेकिन उस दिन 29 वर्ष की हो जाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, उम्मीद करता हूं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी से संबंधित कुछ और चीजें हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो देखिए ये इधर अर्थ है और इधर अर्थ है, इधर की कुछ दूरी जो है वो कम है और इधर की ज्यादा है, और इधर की कुछ ये दूरी। तो देखिए हम यहाँ पर 3 चीजों की बातचीत करेंगे। एक होती है औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, और एक होती है मैक्सिमम दूरी, और एक होती है मिनिमम दूरी। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, वो है 14,97,95,900 किलोमीटर, ठीक है। 14,97,95,900 किलोमीटर पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी। इसी को क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी। पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और इसको हम 14.98 करोड़ किलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। आइए बात करेंगे कि पृथ्वी और सूरज के बीच की मिनिमम दूरी क्या होती है, कम से कम दूरी। पृथ्वी और सूरज के बीच की मिनिमम दूरी क्या होती है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, मिनिमम दूरी क्या होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो ये आपकी मिनिमम दूरी हो गई। और इधर पृथ्वी, और एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, तब उसकी वो दूरी अधिकतम दूरी कहलाती है, और वो कितनी होती है, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। यहां तक समझ में। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए जब पृथ्वी सूरज से सबसे निकट होती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सूरज से सबसे निकट होती है तो उस घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन
लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनसे या तो उपसौर पूछा जाएगा और या फिर अपसौर। तो उपसौर वो घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। और उपसौर की घटना कब घटित होती है फ्रेंड्स? तो ये 3 जनवरी को घटित होती है। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को कौन सी घटना घटित होती है? उपसौर। अब बात करते हैं सूरज से एक समय ऐसा होता है पृथ्वी सबसे दूर होती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? उसको अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इसको कहते हैं एपहीलियन। उपसौर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपहीलियन। और अपसौर को कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, तो अपसौर की घटना कब घटित होती है? तो अपसौर की घटना घटित होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटित होती है। अब देखिए, अब इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है वो हम इंग्लिश में आपको लिख के बताते हैं। एपीहीलियन और पेरीहीलियन। पेरीहीलियन, देखिए एपीहीलियन और पेरीहीलियन में इसमें अल्फाबेट पहला लेटर क्या है? पहला अल्फाबेट इसमें ए है और इसमें पी है। तो ए पहले आता है, ए पहले आता है। तो इसमें देखना एक 3 है और एक 4 है। 3 स्मॉल नंबर है, 3 कैसे नंबर है? स्मॉल नंबर है। तो ए जो है वो पहले आता है और इधर 3 पहले आता है। तो एपीहीलियन 3 जनवरी को हो गया। ठीक है, या फिर जनवरी पहले आती है, जुलाई बाद को आती है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। पेरीहीलियन, इसमें पी जो है फर्स्ट लेटर तो वो बाद को आता है, ए के बाद में आता है। तो इसलिए इधर 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है। तो इधर आपका जो पेरीहीलियन हो जाएगा वो 4 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट कुछ थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लिया कीजिए आप लोग। अब कुछ और चीजें हैं जैसे कि मकर संक्रांति होती है, कर्क संक्रांति होती है, विषुव होता है। विषुव में भी एक शरद विषुव और बसंत विषुव 2 अलग अलग होते हैं, तो उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो इधर हमने ये सूरज बना लिया, क्या? सन बना लिया। हालांकि सन जो है अर्थ से काफी बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ जो है, अर्थ को थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे। अर्थ पर हमने बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं जिनको हमने नेम भी दे रखा है। जैसे कि सबसे बीच में पृथ्वी के जो रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को दक्षिणी गोलार्ध। तो जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या फिर इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इसका एक और नाम है, उसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध। नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद में 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। उसके बाद में 0 डिग्री नीचे आएंगे दक्षिण में, तो 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री आने पर ये आपको मिलेगी मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। और ये तो विषुवत रेखा है ही आपकी, विषुवत रेखा। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए, अब स्टोरी शुरू होती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर लंबवत गिरती हैं, वो भी पृथ्वी पर 3 रेखाएं मैंने बनाई हैं। जब सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर गिरती हैं, तब ये घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुव। विषुव की घटना कब घटित होगी? जब सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर गिरेंगी, तब विषुव की घटना कहलाएगी। और विषुव दो तिथियों को घटित होता है, उनमें से एक तिथि है, इधर मैं लिख रहा हूं विषुव। विषुव की घटना 2 तिथियों को घटित होती है, एक तो 21 मार्च, और इसको हम बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। ठीक है,
और दूसरा जो होता है वो 23 सितंबर। 23 सितंबर की घटना जो होती है ये भी विषुव ही होती है, लेकिन इसको हम शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। तो विषुव की घटना कब कब घटित होती है? एक 21 मार्च को घटित होती है और दूसरी 23 सितंबर को। 21 मार्च को जो विषुव होता है उसको हम बसंत विषुव कहते हैं, और इसके साथ ही जो 23 सितंबर को विषुव होता है उसको शरद विषुव कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब ये तो थी वो बात जब सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर गिर रही हैं। तो दिन और रात दोनों गोलार्धों में जब सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर गिरेंगी तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं कर्क संक्रांति की। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति की घटना कब घटित होती है? तो कर्क संक्रांति की घटना कब घटित होती है ये हम बताएंगे, लेकिन फिगर के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखना, जब सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर गिरे, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं, सीधे गिरती हैं, तो उस घटना को हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो सूरज की किरणें भाई सीधे कर्क रेखा पर गिर गई, और ये किस तिथि को होता है ऐसा? तो ये होता है कर्क संक्रांति की घटना जो घटित होती है वो होती है 21 जून को। 21 जून को, ये याद रखना, 21 जून को कर्क संक्रांति की घटना घटित होती है। देखिए, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधे गिरी तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दिन बड़ा होगा। क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। रात छोटी होगी। जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरेंगी उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। यहां तक समझ में आया। और इसके विपरीत अगर पूछ लिया जाए 21 जून वाले दिन, भाई उत्तरी गोलार्ध में दिन तो सबसे बड़ा हुआ, रात सबसे छोटी हुई। इसके विपरीत में क्या होगा कि 21 जून वाले दिन यानी कि कर्क संक्रांति वाले दिन ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा हो जाएगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की घटना कब घटित होती है फ्रेंड्स? आइए बात करते हैं। तो मकर संक्रांति की घटना सबसे पहले बता दें कि ये 22 दिसंबर को घटित होती है। कब? 22 दिसंबर को घटित होती है, जब सूरज की किरणें सीधे मकर रेखा पर गिरती हैं। जब सूरज की किरणें सीधे मकर रेखा पर गिरती हैं तब मकर संक्रांति की घटना घटित होती है। और ये कब घटित होती है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर वाले दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होगा? 22 दिसंबर वाले दिन की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। रात छोटी होगी। अब 22 दिसंबर वाले दिन ही भाई दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन सबसे बड़ा हुआ और रात सबसे छोटी हुई। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 22 दिसंबर वाले दिन, 22 दिसंबर वाले दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा हो जाएगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये कुछ देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो कर्क संक्रांति, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे लंबवत गिरती हैं और ये घटना 21 जून को होती है। मकर संक्रांति, जब सूरज की किरणें सीधे मकर रेखा पर गिरती हैं तब मकर संक्रांति की घटना घटित होती है। ये कब घटित होती है? 22 दिसंबर को। और विषुव की घटना तब घटित होती है जब सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर गिरती हैं, तब विषुव की घटना घटित होती है। ये दो तिथियों को घटित होती है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो 21 मार्च को जो विषुव होता है उसको बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। क्योंकि 21 मार्च के आसपास ही बसंत ऋतु भी अपने इधर आ जाती है भाई, आम में बौर वगैरह आने लगता है। तो उसी ट्रिक से हम ये भी याद कर सकते हैं बसंत विषुव कब होगा? 21 मार्च को होगा। और 23 सितंबर को शरद विषुव होगा। शरद मीन्स होते ठंडी जो ऋतु होती है, तो सितंबर में वही ठंडी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा। और आज की क्लास आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को, और लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत पुश कीजिएगा। चलिए
आज मैं उमाकांत वर्मा इस वीडियो से अलविदा लेता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक होगा सौरमंडल। तब तक के लिए नमस्कार।